आज की जनतंत्र संवाद की परिचर्चा 19वीं परिचर्चा आज शुरू कर रहे हैं। कमल रागा जी जो मध्य पूर्व के और विदेशी नीतियों के संदर्भ में जानकार हैं और इस संदर्भ में लगातार प्रिंट मीडिया में और वर्चुअल मीडिया में, जो सोशल मीडिया है, सब तरह के मीडिया में आते जाते रहते हैं। तो आज का विषय है फिलिस्तीन इजराइल के बीच की समस्या और उसका समाधान। सबसे पहले हम लोग 3 हिस्से में इसको बातचीत करना ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले हम लोग अभी की जो तत्काल की समस्या है, आज तो संघर्ष विराम हो चुका, लेकिन अभी का जो प्रकरण है ताजा, उसको समझने की बात होगी। दूसरा कि इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, विवाद की जड़ क्या है, यानी इसका अतीत क्या है इस विवाद का जहां से शुरू हुआ, और इसका समाधान क्या है, शांतिपूर्ण भविष्य इसका क्या है, इसका समाधान क्या है। ये तीसरे में इन 3 हिस्सों में बांटकर हम लोग बातचीत करेंगे। जो संघर्ष विराम है, इससे 2-3 बातें साबित होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इस बात का फैसला हो गया कि सैन्य शक्ति के माध्यम से जो इजराइल चाहता था अपने जो उसके मकसद हैं या उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, लक्ष्य हैं, उसको पूरा नहीं कर सकता। और ये भी तय हो गया कि इजराइल जो है कि जो नीतियां थी, जिस नीति के तहत वो चाहता था कि ग्रेटर इजराइल बनाना, वो भी अब संभव नहीं आता। मुझे लगता है कि केवल एक ही रास्ता अब बचेगा जिसमें बातचीत के माध्यम से मसलों का हल हो, और 2 नेशन थ्योरी जो पुरानी थी, 2 स्टेट सोल्यूशन जिसके ऊपर बातचीत कर रही थी, अरब भी राजी हो गए थे, उसी के ऊपर वापस जाना पड़ेगा। ये कोई पहली बार गाजा के ऊपर अटैक नहीं किया। गाजा एक बहुत छोटी सी 40-45 किलोमीटर लंबाई स्ट्रिप है, 20 किलोमीटर चौड़ी है। उसको ही वहां पे भी जो हमास जैसा मिलिटेंट ग्रुप, जिसको वो आतंकवादी संगठन भी कहते हैं, उसको कंटेन करना, कई बार उन्हीं ने कोशिश की मगर वो नहीं कर पाए। हमने 2014 में भी देखा, हिजबुल्लाह के ऊपर भी अटैक हुआ साउथ लेबनान में, वहां भी उसको भी नहीं कर पाए। तो ये लगता है कि संभव नहीं है मिलिट्री मीन। दूसरी बात ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी पूरी बदल गई है और कोविड के बाद से भी बिल्कुल मामला बदल चुका है। हर देश की इकोनॉमिक स्थिति खराब हो गई है, खासतौर से उन देशों की भी हो गई है जो इजराइल के खुल के समर्थक थे, अमेरिका, यूरोप वगैरह। उनके सामने भी लक्ष्य दूसरे हैं, जंग नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि अमन शांति रहे। इस समय उनको रिकंस्ट्रक्ट, अपनी इकोनॉमी को दोबारा से बनाने की संभावना उनके सामने लक्ष्य है, और यह है कि उसमें वॉर का कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। तो इन सब चीजों को देखते हुए इजराइल ने सोचा था कि वो मौका अच्छा है, सब देश कोविड में फंसे हुए हैं, इस समय वो जाएंगे और गाजा स्ट्रिप के अंदर, गाजा पट्टी के ऊपर जो हमास है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। और उन्हीं ने जमीन से हवाई हमले और फिर उसके अलावा समुंदर से भी अटैक किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया। 250 लोग मरे, 12 इजरायली मरे, बाकी फिलिस्तीनी, बच्चे भी बड़ी संख्या में मरे हैं, औरतें भी हैं, और काफी बर्बादी भी हुई वहां पे। उनकी रोड, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उनके खत्म हो गए। हमने देखा ये पहले भी 1914 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन 5 साल में फिर से हमास खड़ी हो गई उसी तरह से रॉकेट लॉन्च होने लगे, उसी तरीके से सब काम। वहां की ये जो स्थिति है उसमें परिवर्तन मिलिट्री यानी आर्मी के दबाव से मुझे नहीं लगता कि संभव है। और दूसरी चीज ये भी है कि डर इस बात का भी है कि आने वाले समय में शायद
जो जो इनका दूसरा ऑक्युपाइड एरिया है, दूसरा जो एरिया है वेस्ट बैंक और गाजा और ईस्ट जेरूसलम, वहां भी इसी तरह के मूवमेंट खड़े हो सकते हैं। इसी के पीएलओ की जो नीति है वो काम नहीं कर पा रही। पीएलओ के अंदर बड़ी क्राइसिस है, पीएलओ की सपोर्ट बेस बहुत कम हो गया है। पीएलओ में मतलब जब हम बात करते हैं तो जो वहां पे उसमें जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो अमन शांति से मसलों का हल करना चाह रही थी वो नहीं है। अब देखना यह है कि हमस को भी अपने जो उसका स्वरूप है, जो उसका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसलिए कि अगर बातचीत का दौर शुरू होता है तो उसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा बातचीत में, और बातचीत से ही मसलों का हल होगा। मैं यही कहना चाहूंगा। दोनों की सैन्य शक्ति का, माने वो इजराइल का हो और ये हमास का हो या फिलिस्तीन का, सैन्य शक्ति का स्रोत क्या है? उनको कहां से ताकत मिलती है, हथियार मिलते हैं? इजराइल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पश्चिमी देश सब बराबर कर देते हैं। अमेरिका ने अभी भी अनाउंस कर दिया कि 700 लगभग 735-740 मिलियन डॉलर की वो मिलिट्री एड उसको देगा, जिसके ऊपर हालांकि वहां पे उनकी पार्टी में भी उसका काफी अपोजिशन हो रहा है। फिर इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया और यूरोप के दूसरे देश इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट और इकोनॉमिक सपोर्ट बराबर मिलती रहती है। और इसके अलावा ये भी है कि इजराइल इन सभी देशों का सबसे स्ट्रेटेजिक अलाई कहलाता है ना, और इन सब देशों का मानना यह है कि इजराइल अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी को इसी तरह बरकरार रहे। हमस के पास तो जो कुछ भी वीपन्स है ज्यादातर तो उन्हीं ने खुद बनाए हैं, और बहुत से वीपन बाहर। देखिए ये बड़ा मुश्किल है कहना, ईरान को कहा जाता है कि वो सप्लाई करता है इन लोगों को वीपन, लेकिन ईरान इस तरह की बात नहीं, इसका कोई उन्होंने अभी तक वो नहीं किया है, साफ नहीं किया है। बहुत से सूत्र है, पैसा दे दो ब्लैक मार्केट से वीपन आ जाते हैं। उनके पास तो छोटे वीपन हैं, और रॉकेट जो है वो उनके बहुत लॉन्ग रेंज रॉकेट नहीं है, लेकिन अब की दफे उन्हीं ने जो रॉकेट इस्तेमाल किए हैं वो इजराइल तल अवीव तक उन्हीं ने टारगेट किया है, और जेरूसलम को भी किया है। दोनों तरफ में ये सुपर पावर्स जो हथियार बनाते हैं, उन्हीं का हथियार इधर भी जाता है, उधर तो खैर ये स्ट्रेटजी है माने उनके तो इजराइल के लिए। हमस एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई वेल ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं है। इसके पास न टैंक्स है, न हवाई जहाज है, न इसके पास इस तरह की कोई चीजें नहीं है। इनके पास या तो मशीन गने हैं, और दूसरी तरफ इनके पास जो है वो रॉकेट्स हैं जो इंडिजिनसली बनाए जाते हैं, जिसको इजराइल आयरन डोम के माध्यम से गिरा देता है। हमास को फिलिस्तीन का भी कोई सपोर्ट नहीं है। हमास उसको सहायक के रूप में स्वीकार करते हैं क्या फिलिस्तीन? या फिलिस्तीन का, गाजा पट्टी फिलिस्तीन का एक अंग है, और उसको उसमें से सपोर्ट उसको फिलिस्तीनियों की ही है लोकल। और फिर उसके अलावा बहुत से देश होते हैं जो जिनकी जो चाहते हैं कि ये कि अरब इजरायली मसले में इजराइल की विजय ना हो, इस किस्म के भी देश हैं, जो अरब देश भी हैं, वो फंड मुहैया कर देते होंगे, या बहुत से और तरीके होते हैं जिसके माध्यम से, स्मगलिंग के माध्यम से वीपन पहुंच जाता है उनके पास। इजराइल की जो बेसिक नीति थी, जो उन्होंने जिसके ऊपर वो ग्रेटर इजराइल बनाने का था, उनका मानना यह है कि जो जेरूसलम जो है, उनका कहना यह है कि ये यूनाइटेड सिटी है, इससे हम विड्रॉ नहीं करेंगे। फिर उसके अलावा ये भी कहते हैं कि जो वेस्ट बैंक का हिस्सा है उसको वो कहते हैं कि ये उनकी बिब्लिकल लैंड है, यहीं पे उनके प्रॉफिट एंड किंग्स जो हैं उनका रहते थे, और उनकी बहुत सी धार्मिक स्थल है वहाँ पे। इसलिए वेस्ट बैंक को हम कैसे खाली कर दें। उसमें लगातार वो
नए सेटलमेंट बनाते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, लोकल लोगों को एक्सपेल करते रहते थे। और गाजा पट्टी को वो उनका मानना यह है कि वो बिब्लिकल लैंड नहीं है, मगर सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुल मतलब ये है कि वो जितनी भी एरिया उन्हीं ने कब्जा किया था, पूरे फिलिस्तीन पे जो अपना कब्जा बनाया था 1967 की जंग में, वो उसको खाली नहीं करेंगे, और इसी के ऊपर वो अड़े हुए थे। तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना यह है, यूनाइटेड नेशन का मानना यह है कि जो 67 वॉर में जो इन्हीं ने जमीनों पर कब्जा किया था, यानी ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और उधर सीरिया की गोलान हाइट्स, ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है, पूरी दुनिया इस बात को मानती है, और उनका कहना यह है कि इसको इजराइल से खाली करना पड़ेगा। फिलिस्तीनियों का मानना यह है कि फिलिस्तीनी इस बात पे राजी हो गए थे ज्यादातर, खासतौर से पीएलओ यासिर अराफात के, ये जो पूरा एरिया है हम 2 स्टेट सोल्यूशन पे बातचीत के माध्यम से हल करेंगे। शुरू में इजराइल भी राजी था, लेकिन बाद में इजराइल इससे डिविएट कर गया है। अब यह है कि ये जो लगातार उसकी जो कोशिशें रही हैं गाजा पट्टी पे और दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह को दबाने में, लेकिन उसमें इजराइल देखने से लगता है कि काफी हद तक असमर्थ रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब ये जो उनका ग्रेटर इजराइल का सपना था वो शायद पूरा हो, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी नहीं चाहता कि कोई और जंग हो। यरूशलेम जो है, हम लोग जितना जानते हैं, माने भारतीय होने के नाते जितना जानते हैं, उसमें यह है कि 3 धर्मों का वहां एक ही स्थान है। वो यरूशलेम के जो पार्टीशन प्लान था, उसमें यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी बनाने का प्रोग्राम था। जैसे ही पार्टीशन हुआ 48 में, इजराइल ने जो था वेस्ट यरूशलेम पे अपना कब्जा कर लिया, और उसको वहां पे उनकी फौजें आ गई। तो इस वजह से फिर उसके बाद जो डिस्कशंस हुए और बातचीत हुई, उसमें ये हुआ कि वेस्ट यरूशलेम उन्हीं के पास रहेगा, ईस्ट यरूशलेम में फिलिस्तीन जो अपनी हुकूमत का कैपिटल वहां पे बनाएगा ईस्ट यरूशलेम के अंदर। इजराइल का मानना यह है कि वो यूनाइटेड यरूशलेम जो है वो इजराइल का कैपिटल है, वो वहां पे। हम लोग जितना जानते हैं, हम लोग के आजादी के समय का है, हम लोग तो बच्चे थे या पैदा हुए थे, लेकिन हम लोगों ने गांधी के मुंह से माने जो जारी हुआ था उसमें ये था कि वो यरूशलेम माने 3 धर्मों में मुसलमान, फिलिस्तीन और यहूदी, इन दोनों सब एक ही ये जड़ के 3 शाखाएं हैं और तीनों रह सकते हैं इसमें, अगर ये सुपर पावर्स दखल न देते। माने उस समय तो ब्रिटिश साम्राज्य था, तो ब्रिटिश ने अपना हाथ खींच लिया, लेकिन अमेरिका जो है उसमें आ गया और रूस भी आ गया। अब क्या स्थिति है? जेरूसलम जो है वो धार्मिक प्लेस है, मुसलमानों की भी और उससे पहले क्रिश्चियनों की भी और यहूदियों की भी। इस श्रृंखला में सबसे पहले यहूदी धर्म आया था, फिर यहूदी धर्म से ही ये निकला, क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी निकली, और फिर उसके बाद वहीं पे अरेबियन पेनिनसुला में इस्लाम आया। और ये तीनों मजहब जो हैं, इनको ये मोनोलिथिक रिलीजन कहते हैं, यानी एक भगवान को मानते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं। जो यहूदियों के पैगंबर हैं वो क्रिश्चियनों के भी हैं, वो मुसलमानों के भी हैं, जो क्रिश्चियंस के पैगंबर हैं वो मुसलमानों के भी हैं। जो यहूदियों की होली किताब है वो क्रिश्चियनों की भी है, मुसलमानों की भी है। क्रिश्चियनों की बाइबल पे भी मुसलमानों का मानना ये है कि वो भी आसमानी किताब है। स्थापत्य कला में तो वो हैं ही तीनों का एक ही जगह मॉस्क के पास तीनों हैं। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी वहां की आबादी
तीनों की आबादी है या नहीं, कम बेस हो सकती है, उसमें इजराइल उन सबको भगा देना चाहता है, ये भी तय है। लेकिन अभी जो लोग हैं वो लोग क्या आपस में इसी तरह अलगाव में जी रहे हैं कि साथ जी रहे हैं? देखिए, वहां पे जो टेंशन है वो केवल जो फार राइट जूइश ग्रुप्स हैं जिनको कहते हैं उनके बीच में मुसलमानों के हैं। अच्छा, क्रिश्चियन और मुसलमान, क्रिश्चियन अरब और मुसलमान ये एक साथ हैं वहां पे, अच्छा, ये मिलकर लड़ रहे हैं। ये फिलिस्तीनी हैं, अरब हैं, क्रिश्चियन अरब और यहूदियों में भी एक बड़ा सेक्शन जो है, एक बहुत बड़ा पावरफुल जो है इस समय, जिसकी सत्ता में जिसका काफी बड़ा होल्ड है, वो फार राइट जूइश ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स जो हैं उनका है, जिनको नेशनलिस्ट इजरायली कहा जाता है या नेशनलिस्ट पार्टी कहलाते हैं, जिसे हम सयूनी पार्टियां भी कहलाती हैं। ये पार्टियां जो है इनकी लड़ाई मुसलमानों और क्रिश्चियन से, क्रिश्चियन मुस्लिम्स में आपस में कोई विवाद नहीं, ये दोनों अरब नस्ल के लोग हैं और ये हजारों साल से मिलकर रह रहे हैं। तो ये जो अभी युद्ध विराम की बात सुन रहे हैं, तो ये युद्ध विराम एक प्रकार से युद्ध स्थगित है, लेकिन बातचीत के लिए कोई आधार आपको कुछ लगता है ये कहां से निकल सकता है, ताकि ये युद्ध विराम जो है शांति का, एक लंबे काल तक शांति का की संभावनाओं को आगे करे? ये भी देखिए, पिछली दफे जो युद्ध विराम हुआ था लगभग 6 साल चला, अब देखना ये है कि कितने साल चलेगा। मेरा क्या मानना यह है कि अब ये बातचीत का दौर शुरू होगा। अभी तो सभी देश जो हैं वो कोविड से निपट रहे हैं, कोरोना से निपट रहे हैं। कुछ समय के बाद मैं समझता हूँ अगर कोविड जब कम होगी तो ये मसला जरूर उठेगा, क्योंकि फिलिस्तीनी भी बैठने वाले नजर नहीं आते। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये कर सकता है क्या? हम लोग माने जो पूरे भारत जो जिस तरह वो जो घायल हुए हैं या मृतक हैं या जो कुछ वहां नुकसान हुआ है, उसकी पूरे इंटरनेशनल स्तर पर भरपाई हो सके, जिसमें केवल सुपर पावर्स जो राजनीति में हो ना, बल्कि जो किसी भी और क्षेत्र में है, उनकी पहल की संभावना बन सकती है? पिछली दफे भी बनी थी, मैं समझता हूँ इस दफे भी बनेगी। जी हाँ, बनी थी, कुछ देशों ने फंडिंग भी मुहैया की थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गाजा पट्टी के ऊपर जो सीज लगी हुई है, ब्लॉकेट जो है, चारों तरफ से घेर रखा है। गाजा पट्टी एक ओपन एयर जेल की तरह है, वहां के लोग न कहीं जा सकते हैं न आ सकते हैं। उनका समुंदर भी बंद कर दिया है, उनकी वहां पे कोई हवाई अड्डा भी नहीं है बाहर जाने के लिए, और ना ही उनकी कोई कनेक्टिविटी है दूसरे देशों से। एक तरफ से इजिप्ट ने उनका रास्ता बंद कर रखा है, तो दूसरी तरफ से इजराइल ने, दो तरफ से, और तीसरी तरफ समुंदर है, वो घिरे हुए हैं चारों तरफ से। सबसे पहले उनकी डिमांड ये होगी कि ये सीज को लिफ्ट किया जाए। पिछली बार जो हुआ था उसमें जितने लोग थे वो सत्ता राजनीति से जुड़े हुए ही लोग थे या गैर सत्ता वाले भी उसमें थे? हाँ, ये यूएन इनिशिएटिव है। अच्छा, यूएन इनिशिएटिव होगा और उसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के कई देश होंगे। अब क्या स्वरूप अब इस दफे लिया जाएगा ये कहना अभी जल्दी होगा। अच्छा, बड़ा रोल अमेरिका का रहता है। यूएन तो 2 नेशन की का एक प्रस्ताव दे दिया था, लेकिन उसका जो अधिकार है फिलिस्तीन को अभी तक नहीं मिला, और अमेरिका और कुछ जो पश्चिमी देश हैं उसको रोकते रहे हैं। तो जो 2 नेशन वाला जो यूएन का निर्णय है वो एक समाधान की बात दिखती है, लेकिन क्या वो समाधान जिसमें फिलिस्तीन को कम जगह मिली तुलनात्मक कुछ आबादी के मुकाबले, वो समाधान आपको न्याय संगत लगता है? और क्या अमेरिका के रहते अभी जो यूएन का भी फैसला 2 नेशन तक पहुंचने की स्थिति संभव लगती है? कैसे संभव हो सकता है, इस संदर्भ में कुछ आपकी राय क्या है? यानी क्या हस्तक्षेप हो सकता है, उस पर बताएं। देखिए, ये अभी बहुत जल्दी है इसके ऊपर बात करना। दूसरी तरफ ये है कि पब्लिक ओपिनियन अरब देश में बहुत तेजी से बदल गई है, खासतौर से इस दफे तमाम डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए हैं,
उन देशों में भी डिमॉन्स्ट्रेशन खूब हुए हैं जहाँ पे इजराइल के साथ अरब देशों ने संबंध बनाए थे। और फिर उसके अलावा ये भी है कि ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन भी चेंज हो रही है। अमेरिका के अंदर भी डिमॉन्स्ट्रेशन हुए हैं, यूरोप में भी बहुत बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन हुए हैं। अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके अंदर भी डिवीजन हो गया। पहली दफे ऐसा हुआ है कि बहुत से वहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं उन्हीं ने खुल के फिलिस्तीन की बात की, अमन शांति की बात की है, और अमेरिका के राष्ट्रपति पे प्रेशर डाला कि वो फौरन सीज फायर की बात करें। और जो उन्हीं ने मिलिट्री एड देने की बात की थी उसके ऊपर भी उन लोगों ने बहुत से सवाल उठा दिए हैं कि नहीं देना चाहिए इजराइल को। ये पहले नहीं होता था। यूरोप में भी इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए। पब्लिक ओपिनियन भी बदल रही है। दूसरी बात ये है कि इजराइल को इतनी रकम देना, इतना पैसा खर्चा करना अब मुश्किल होगा अमेरिका और यूरोप के लिए आने वाले समय में कि बिलीजरेंसी रहे। उनकी कोशिश मैं समझता हूँ यही होगी कि जो टू नेशन थ्योरी थी पुरानी, जो बेसिस बनी थी जिसपे फिलिस्तीनी भी राजी हो गए हैं, अरब भी राजी हो गए हैं उसको। लेकिन ये बड़ी जटिल समस्या है। ये कहना आसान है लेकिन इसका इम्प्लीमेंट करने में बहुत समय लगेगा। ये है कि अब देखना यह है कि क्या इजराइल की राजनीति में कोई परिवर्तन आने वाले समय में आता है। क्या इजराइल के लोग इस बात को समझते हैं? इजराइल में भी इस तरह की सोच वाले लोग हैं, वो भी समझना बहुत जरूरी है। अभी तक तो हमने ये देखा था कि इजराइल में जो थे ज्यादातर फार राइट जो ग्रुप थे, जो एंटी अरब और एंटी बात कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि प्योर जूइश स्टेट हम बनाएंगे। वो तो फिलिस्तीनियों को भी, जो इजरायली अरब्स हैं उनको भी रखने पे तैयार नहीं। वहां पे भी राइट्स हुए, वहां पे भी झगड़े बहुत हो गए हैं। और तो मुझे लगता है कि अब एक सोच में बदलाव अगर आएगा इजराइल में तभी कोई संभावना निकलेगी। नहीं तो ये इस तरह की ये बात भी तय है कि फिलिस्तीनी और जो है वो अरब जो हैं वो भी अपने स्टैंड पे अड़े रहेंगे। भारत की जहां तक सवाल है, भारत के संबंध दोनों देशों से हैं, इजराइल से भी हैं, अरबों से भी हैं। इसमें अगर अरब इनिशिएटिव लेते हैं तो भारत उसका जरूर समर्थन करेगा। भारत की नीति ये है कि टू स्टेट सोल्यूशन, और वो भारत चाहता है कि बातचीत के माध्यम से इन मसलों का हल हो। और इसी के ऊपर अभी भी उन्हीं ने इसी बात को दोहराया है। जी ठीक, धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा बातचीत करना जी, थैंक यू वेरी मच। फिर इस बातचीत तो होगी कभी। जरूर।